देखिए, हमारे इस पूरे इलाके की और पूरे प्रदेश की इस 10 साल में इतना नशा इस प्रदेश में फैला है कि गांव-गांव में और शहर के हर वार्ड में। और नशे का ये है कि नशे में उनको पता ही नहीं रहता वो लोग कर क्या रहे हैं। इतनी चोरियां हमारे इलाके में बढ़ गई हैं। अगर खेत में जमींदार सुबह जाता है, पहले तो अपनी फसल देखने जाते थे लोग कि खेत में अपने फसल देख के आए। आज वो सुबह चेक करने जाता है कि तुम्हारी मोटर ठीक है, तुमने जो सामान ट्रैक्टर या उसका कोई छोड़ा हुआ है खेत में वो मिल जाए या ना मिल जाए। किसी की तार निकाल लेते हैं, किसी का मीटर उतार लेते हैं। तो नशे की वजह से ये हालात है हमारे इलाके में। क्या इसकी बड़ी वजह बेरोजगारी मानते हैं? बिल्कुल, बेरोजगारी भी है और सरकार की कमी भी दोनों है। जब बेरोजगारी भी सरकार की कमी की वजह से, और रोजगार की इतनी कमी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची पहुंची हुई है जो इन पिछले कई सालों से। हमारी कांग्रेस की सरकार में कोई पेड नहीं था, कोई ऐसी जैसे इल्जाम लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरिट की बेस पे नौकरी लगती है। और मैं अपने कांग्रेस के वक्त की बताता हूँ, इस इलाके से कम 500 लोगों को रोजगार हरियाणा सरकार की नौकरी में मिला था उस वक्त। अब ये मेरे ख्याल 10 साल हो गए हैं, 10 साल में ये 50 भी नहीं गिना। तो आपको चैलेंज फील नहीं कर रहा कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े चेहरे आपके क्षेत्र में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए? कि उनके आने से कुछ नहीं होगा। फैसला तो जनता ने लेना है। जनता फैसला ले चुकी है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है और कांग्रेस को राज देना है। इससे ये बौखलाहट देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े चेहरों को ये बुला रहे हैं, इनको हार साफ नजर आ रही है अपनी, और ये लूज करने जा रहे हैं बहुत बुरी तरह हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये मैं 100% कह सकता हूं। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद, और फिलहाल हम लोग यमुनानगर में मौजूद हैं। यमुनानगर की जगदारी जो विधानसभा सीट है वहां पर हम हैं, और लगातार हम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों का मिजाज जानकर हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर क्या सोच रही है हरियाणा की जनता। और तमाम हम अलग अलग नेताओं से भी बात करके उनका भी जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। यहाँ फिलहाल अगर बात करते हैं तो अकरम खान साहब को यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया है, और ये कहा जा रहा है कि उनको सैलजा कोटे से ये टिकट मिला है। उनकी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से है। ये उनका 7वां चुनाव है। इससे पहले एक बार इंडिपेंडेंट और एक बार बीएसपी के टिकट से वो विधायक रह चुके हैं। वो प्रदेश के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं, और 2019 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। राहुल गांधी ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर आकर उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। आज उन्हीं से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनके लिए चुनौतियां हैं, क्या उनके लिए चैलेंजेस हैं। अकरम खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको माहौल अपना? कितने आश्वस्त हैं आप? आप मेरे साथ चल ही रहे हैं, आप लोगों का जोश देख रहे हैं कि कितना जोश वोटर में है। और इस सरकार जो मौजूदा हरियाणा प्रदेश की सरकार है जी, इससे लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में, और जो भी इनके चुनावी वायदे थे, आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई काम था, ये कुछ किसी भी हर फ्रंट पे अपने फेल रही है। और लोगों में इस बार बदलाव का माहौल है। हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। क्या आपका मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर 5 कोणीय है? क्योंकि ये कहा जा रहा है भाई कि आईएनएलडी भी यहाँ पर ठीक पोजीशन में है, आम आदमी पार्टी क्योंकि उन्होंने भी गुर्जर कैंडिडेट को उतारा है, कंवरपाल गुर्जर तो हैं जो 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं। तो क्या आपको चारों तरफ से टक्कर मिल रही है? देखिए, कैंडिडेट यहाँ सबके हैं, भाजपा का भी है, आम आदमी का भी है, इनेलो गठबंधन, जेजेपी गठबंधन, सब पार्टियां यहाँ अपने अपने उम्मीदवार सबने उतारे हुए हैं जी। लेकिन जो चुनाव का माहौल है, मैं तो ये कहता हूँ कि आज की तारीख में हम विनिंग पोजीशन में और जीत रहे हैं। और जो दूसरे नंबर की आप बात कर रहे हैं कि मुकाबला किससे, मैं तो कहता नहीं, हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा रहेगा। दूसरे पे अगर रही तो भाजपा ही रहेगी। अच्छा, ये जो एक बात यहाँ पर कही जाती है, जब हम अलग अलग कैंडिडेट्स के पास जाते हैं कि भाई ये सैलजा ग्रुप के हैं, ये हुड्डा ग्रुप के हैं, आपको जो टिकट मिला है वो सैलजा कोटे से मिला है। तो जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो आप इसको किस तरह से रिएक्ट करना चाहेंगे? हम सभी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और कोई इसमें वो दोहराया नहीं कि हम सब कांग्रेस के हैं। हमारे खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, सभी हमारे सीनियर लीडर हैं, और हम सब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और बतौर कांग्रेस उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये माना जाए आपकी जो सीट है वहां पर, अगर हम जातीय कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दलित जो हैं वो बहुतायत में हैं, और जिस तरफ उनका रुझान हो उस तरफ ये माना जाता है कि जीत उस तरफ हो जाती है। आपको क्या तमाम 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है?
जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन हर बिरादरी का लोग है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। कोई कम उसमें है, कोई ज़्यादा उसमें है। लेकिन यहाँ का इलेक्शन, क्योंकि मेरा ये बहुत 7वां इलेक्शन है जी, और ये तो जीते हैं या दूसरे नंबर पे रहे हमेशा, तो मेरे को सब समाज का, हर बिरादरी का, 36 बिरादरियों का समर्थन मिलता है। और इसी वजह से आज भी आप देखें जो मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं, हर समाज के लोग, हर बिरादरी के लोग मेरे को मिल रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। तो सब 36 बिरादरियों के लोग मेरे साथ हैं और सब मिलकर जिताएंगे। क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने, किस तरह की चुनौतियां हैं जो फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, जिस इलाके से हम अभी गुजर रहे हैं जी, ये गांव लाकड़, और जिस सड़क से हम जा रहे हैं इसका हाल भी आप देख रहे हैं। जी, ये क्योंकि यहाँ पर इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा है, ये यमुना की बेल्ट है और इलीगल माइनिंग होने की वजह से ओवरलोडेड वाहन यहाँ से चलते हैं जो बिल्कुल अंकुश नहीं है उन पे, क्योंकि सरकार के लोग, हमारे नुमाइंदे जो यहाँ से चुने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं। और ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है सारा, यहाँ तक कि जो यमुना के बंद हैं जो बचाव के लिए लगाए जाते हैं फ्लड से, उन तक को भी माइनिंग वालों ने नहीं बख्शा है, उनको भी हिला के रख दिया। उनकी इतनी खुदाई कर दी है कि अगर खुदा न खास्ता पानी आ जाए तो ये बहुत बुरा होगा इस इलाके के लिए। सारा फ्लड अफेक्टेड एरिया है और इसमें बड़ी दिक्कत है। तो तरह तरह की, जैसे इस इलाके की ये दिक्कतें हैं। और अलग चले जाएं आप शहर में, उनकी अलग। हमारे 10 मिनट की बरसात अगर हो जाए जी, अभी परसों में एक प्रोग्राम में था शहर के अंदर शाम के वक्त, और वो बरसात इतनी जोर, और कोई 10-15 मिनट है, लेकिन ऐसा लगा पूरा पानी भर गया और सारे कई दिन से बरसात चल रही हो। तो शहर में मतलब हर समस्या अलग अलग जगह जाके अलग अलग तरह की दिक्कत आपको नजर आएगी। अभी मैं खास आपका करके- भाषण सुन रही थी, आप कह रहे थे नशे की बात आप बहुत ज्यादा जी, बोल रहे हैं। नशा तो देखिए हमारे इस पूरे इलाके की और पूरे प्रदेश की, इस 10 साल में इतना नशा इस प्रदेश में फैला है कि गांव-गांव में और शहर के हर वार्ड में। और नशे का ये है कि नशे में उनको पता ही नहीं रहता वो लोग कर क्या रहे हैं। इतनी चोरियां हमारे इलाके में बढ़ गई हैं। थोड़ा अगर खेत में जमींदार सुबह जाता है, पहले तो अपनी फसल देखने जाते थे लोग कि खेत में अपने फसल देख के आए, आज वो सुबह चेक करने जाता है कि तुम्हारी मोटर ठीक है, तुमने जो सामान ट्रैक्टर या वो उसका कोई छोड़ा हुआ है खेत में वो मिल जाए या ना मिल जाए। किसी की तार निकाल लेते हैं, किसी का मीटर उतार लेते हैं। तो नशे की वजह से ये हालात हमारे इलाके में हुए थे। क्या इसकी बड़ी वजह बेरोजगारी मानते हैं? बिल्कुल, बेरोजगारी भी है और सरकार की कमी भी, दोनों ही है। बेरोजगारी भी सरकार की कमी की वजह से ही है। लेकिन आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, जो कांग्रेस ने 7 वादे दिए हैं कि आप 2 लाख जो खाली पद हैं उनको आप भरेंगे, 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे। इसके अलावा आपने महिलाओं को लेकर वादे किए हैं, आपने पेंशन की बात की है, ओपीएस की बात की है। वहीं बीजेपी ये कहती है कि हमने भी 1.5 लाख नौकरियां दी हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची के। यानी कि जब आप थे तो आपके दौर में, यानी कांग्रेस के दौर में भ्रष्टाचार हुआ करता था, वो मोदी जी ने भी आके कहा। और हम जब से आए हैं, हम बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी खर्ची के हम नौकरी देते हैं। देखिए, नौकरियां तो इसमें दी ही नहीं गई। इन्होंने एक कौशल रोजगार योजना के तहत लोग लगा रखे हैं, उसमें भी इतना भ्रष्ट करप्शन है और वो लोग भी अपने लगा रखे हैं। और जो लगा रखे हैं अपने नहीं है, उनसे वो पैसों के लेन देन में हुए हैं सब। और पक्की नौकरी आपने देखा ही होगा इनका क्या हाल रहा है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और रोजगार की इतनी कमी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची पहुंची हुई है, जो इन पिछले कई सालों से। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त रोजगार बहुत लोगों को मिला है। और अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे, इसको ऑन रिकॉर्ड जाके अगर देखेंगे तो कांग्रेस के राज में बहुत से पर्ची खर्ची की जहाँ तक ये बात करते, पर्ची खर्ची तो क्या करेंगे जब रोजगार ही नहीं है। हमारी कांग्रेस की सरकार में कोई पेड नहीं था, कोई ऐसी जैसे इल्जाम लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरिट के बेस पे नौकरी लगती है। और मैं अपने कांग्रेस के वक्त की बताता हूँ, इस इलाके से कम 500 लोगों को रोजगार हरियाणा सरकार की नौकरी में मिला था उस वक्त। अब ये मेरे ख्याल 10 साल हो गए हैं, 10 साल में ये 50 भी नहीं गिनवा सकते। आपके लिए क्या बड़े चेहरे आपके लिए प्रचार करेंगे? क्या हुड्डा जी शैलजा ग्रुप के कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे? हमारे यहाँ सभी आ रहे हैं। अभी खड़गे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का प्रोग्राम था जी, वो किसी वजह से कैंसिल हो गया, कोई वजह रही उसके बावजूद और बहुत लोग आ रहे हैं। हुड्डा साहब आ रहे हैं, शैलजा जी भी आ रही हैं। तो सभी नेता तकरीबन
सब हर जगह प्रचार में पहुंच रहे हैं। शैलजा जी के आने से कितनी परिस्थिति आपके लिए बदलेगी? देखिए, वो यहाँ से 10 साल लोकसभा की मेंबर रही हैं और राज्यसभा में रही है। जाहिर सी बात है, उनका यहाँ इलाके में अपना रसूख है और लोग एक काम करे हैं, सब लोग उनसे जानते हैं, तो हमारे इलेक्शन को बूस्ट मिलेगी उनके आने से, तो जाहिर सी बात है। ये बताइए मुझे कि सरकार कांग्रेस की आने जा रही है या हुड्डा की सरकार आने जा रही है? 60+ कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। नहीं, वो तो ठीक है, वो आपने सीटें बताई। मैंने कहा कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। फिर इस तरह की सुगबुगाहट क्यों है बहुत ज्यादा कि अभी जब राहुल गांधी आए थे, जब उन्होंने रैली की थी, तो उन्होंने वो उस कैंडिडेट को चुना जो शैलजा जी के करीब थे और एक तरह का मैसेज उन्होंने दिया। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को और राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, सब लोग वो एक साथ एक मंच पर थे और ये बताया कि देखिए जो खाई थी हमने, वो उसको हमने पाट लिया है। तो क्या कोई खाई थी? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम सब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। आपको सब एक मंच पे भी नजर आए और सब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है जब हमारे सीनियर लीडर आएंगे तो सारे नेता तो इकट्ठे होते ही, हम भी जाते हैं। हमारे जिले में कोई होता है तो हम भी जरूर पहुंचेंगे, उसमें सब लोग पहुंचते हैं। ऐसी कोई खाई वगैरह की मेरे ख्याल कोई बात नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? ये तो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी जी। अभी आपको लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, ये कांग्रेस के हाथ के निशान पे चुनाव लड़ा जा रहा है और सब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी के आने से, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आए थे और जब आपको भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आपको भी ज्वाइन कराई गई थी कांग्रेस 2019 में, तब राहुल गांधी की मौजूदगी में आपको ज्वाइन कराई गई थी। उनके आने से, उनके प्रचार करने से, अभी भी बताया जा रहा है कि शायद उनके कुछ रोड शोज हैं, कुछ सभाएं भी उनकी और होनी है। कितना माहौल को आप बदलते देखेंगे? क्या आपको लग रहा है सीटों में भी जो आप आकलन कर रहे हैं उसमें कुछ इजाफा हो सकता है? बिल्कुल होएगा। हमारे राहुल गांधी जी अगर हरियाणा प्रदेश में हमारे यहाँ भी आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो जरूर फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे और सीटों में भी तब्दील होंगी। बिल्कुल। हरियाणा जीतने के बाद, अगर हरियाणा जीतती है तो इसका फर्क क्या आपको लगता है दिल्ली पर भी पड़ेगा? क्योंकि अगर हम जब किसानों की बात करते हैं तो किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर हैं। कंगना रनावत कहती हैं कि किसानों को खुद कहना चाहिए कि वो काले कानून जो हैं उनको वापस लाया जाए, वो किसान हितैषी थे। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं वो दरअसल किसान नेता नहीं है बल्कि किसानों का मुखौटा पहने हुए लोग हैं। देखिए, 14 महीने का वो आंदोलन आपने देखा ही होगा जी। जब किसान आंदोलन चला है और 14 महीने इतने लोगों की शहादत हुई, वहाँ तकरीबन 750 लोगों शहीद की शहादत हुई है जी। और सर्दी, गर्मी, बरसात सब लोगों ने बर्दाश्त करी है। हरियाणा प्रदेश के भी किसान थे, वेस्टर्न यूपी के भी थे, पंजाब से तो मैक्सिमम थे, हिमाचल के भी थे, ऑल इंडिया के ही थे तकरीबन। हम भी वहाँ गए हैं उनके बीच में और लास्ट में आके तो जब एमएसपी पे आई थी कि एमएसपी ही आप डिक्लेयर कर दीजिए फिलहाल, तो 14 महीने बाद उन्होंने वो 3 कानून तो वापस लिए। एमएसपी का वायदा करा सरकार ने कि हम एमएसपी आपको लिखित रूप में देंगे, इस पे कानून लाएंगे, लेकिन वो वायदा ही रह गया, उस पर कोई तवज्जो सरकार की नहीं रही जी। अब आने वाले जो हरियाणा प्रदेश का इलेक्शन है, अब हरियाणा सरकार जो कांग्रेस की बनने जा रही है, उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी का कानून लाएंगे कि उससे नीचे खरीद नहीं होगी किसान से। लेकिन बीजेपी तो ऑलरेडी कह रही है हम तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी का तो कहना है, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। बीजेपी तो 400 पार भी कहती थी, बीजेपी तो यहाँ पिछली बार 75 पार भी कहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई 24 फसलों पे जो बोलते हैं उन, जब आप फसल के, अभी फसल का वक्त है, आप देखना अभी किसान को कितनी दिक्कत आएगी। पहले तो कह रहे 23 तारीख से हम उठाना शुरू करेंगे, वो 23 निकल गई, फिर उन्होंने कोई 1 तारीख रखी है शायद। अभी भी किसान बैठे हैं, जगह जगह बैठे हैं, हमारे जिले में भी बैठे हैं, डीसी ऑफिस पे किसान बैठे हैं इसी वजह से। तो ये तो कहते कुछ है करते कुछ है, इनका कोई भरोसा नहीं है बीजेपी का। ये कहा जाता है हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो 3 मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं, किसान, जवान और पहलवान। हमने किसानों की बात की, पहलवानों की बात करते हैं तो हमने देखा वो पहलवानों का जो पूरा हमने आंदोलन, फिर कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि विनेश फोगाट को कैंडिडेट बनाया जाए। क्या आपको लग रहा है विनेश का असर सिर्फ विनेश की सीट तक है या आपको लग रहा है कि उसका असर जो है इमोशनली लोग कनेक्ट हुए हैं पूरे हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, जो हमारे पहलवान भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस सरकार ने आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ, कैसे उनको बेइज्जत करा गया वहां पर, और अब विनेश फोगाट जी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे जींद जुलाना में लड़ रही हैं। उनका देखिए, एक
पहलवान हैं और सारा प्रदेश का पूरा देश उनको जानता है, तो पार्टी को भी जाहिर सी बात है फायदा मिलेगा, हर जगह मिलेगा। आप बहुत छोटी उम्र में 26 साल की उम्र में आप पहली बार इंडिपेंडेंट आप जीत कर आए थे, और जब दूसरी बार आप चुनकर आए तब बीएसपी के टिकट पर थे आप। और आपने तो कई सरकारें आपने देखी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बहुत उम्र हो गई, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपने कई सरकारें देखी। आप कितना बदलते हुए आपने हरियाणा की राजनीति को देखा है? देखिए, दौर तो बदलते ही हैं। अब जब मैं 26 साल की उम्र में बना था तो हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर चोई बंसीलाल, और 96 में जब बंसीलाल जी की सरकार बनी जी, तो वो उस वक्त की राजनीति कुछ और थी। और हाँ, ये तो बदलती रहती है, फिर आगे चेंज हुई। फिर मैं चौटाला साहब के साथ भी रहा, फिर हुड्डा साहब के साथ भी, क्योंकि मैं 96 में इंडिपेंडेंट बना था। तो मुझे 2 सरकारों में रहने का मौका मिला, एक चोई बंसीलाल की जो हरियाणा विकास पार्टी की थी, और दूसरी लोकदल चौटाला साहब की, जिसमें मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ। तो 2 सरकारें तो उसी वक्त देख ली। उसके बाद मैं 2005 तक चौटाला साहब के साथ ही रहा हूँ, और उसके बाद मैं बीएसपी से इलेक्ट हुआ, और तब कांग्रेस की 40 सीटें आई थी, मेजोरिटी नहीं आई थी, तो मैंने उनको आउटसाइड सपोर्ट दे रखी थी। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान मैं डिप्टी स्पीकर रहा हूँ। तो राजनीति भी बदल रही है, लोग भी बदल रहे हैं, लोगों की जो दिक्कतें पहले थी वो भी बदल रही हैं। तो ये तो वक्त के साथ साथ सारी चीजों में फर्क। जब आपने कहा, जब आपने जिन नेताओं के नाम लिए वो यहाँ के कद्दावर नेताओं में उनका शुमार होता है। अभी जब हम देखते हैं जेजेपी का हाल, हम देखते हैं आईएनएलडी जिस मुहाने पर आके खड़ी है, क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव के बाद अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ही रह जाएगा, या आपको लगता है कि जेजेपी या फिर आईएनएलडी इन जैसी पार्टियों का भी अस्तित्व उस तरह से बचा रहेगा? क्योंकि लोगों का कहना है कि जेजेपी तो शायद अपना खाता भी ना खोल पाए। हालात तो ऐसे ही हैं कि जेजेपी शायद अपना खाता भी ना खोल पाए। हरियाणा का इलेक्शन इस वक्त सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। बाकी अभी कोई पार्टी, ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं आएगी, लेकिन मुख्य मुकाबला जो हरियाणा प्रदेश में आप कहेंगे तो मेजर जो है वो कांग्रेस एंड बीजेपी का ही है। आपको ये जो 2 गठबंधन हुए हैं, इनका असर आपको कुछ देखने के लिए मिलता है? क्योंकि आप बीएसपी में भी रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया है मायावती ने, और फिर उसके बाद गोपाल कांडा भी उनके साथ हैं, लेकिन ये खुल करके एक तरह से खेल सामने आ गया कि बाद में वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपना बयान को वापस ले लिया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं और जेजेपी। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर जितनी जाट वोट बैंक है उतना ही लगभग यहाँ पर दलित वोट बैंक है। क्या आपको लगता है ये जो गठबंधन बने हैं किसी तरह की सेंध लगा सकते हैं? देखिए, जो गठबंधन बने हैं, अगर हम इनका देखें, पिछले अभी देखें इनका जो पास्ट में इन्होंने क्या करा है, ये सब एनडीए के ही पार्ट रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर रहे हैं, और एनडीए के साथ भी रहे हैं। चाहे वो आप आईएनएलडी की बात करो, जेजेपी तो अभी अभी उनको छोड़ के गई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका था। आईएनएलडी की अगर बात करें, वो भी अलायंस में हमेशा बीजेपी के साथ आते थे जब इनकी गवर्नमेंट बनी है। अगर आप केंद्र की बात करें, गोपाल कांडा भी एनडीए के सपोर्टर हैं, और लोकदल भी, जहां आप बात कर रहे हैं सरसा की, वो दोनों ही एनडीए का एक पार्ट है। हम लोग कहते हैं बीजेपी की दूसरी टीम, बी टीम है। तो अभी मैं देख रही थी कि यमुनानगर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, जैसे साख की बात है, क्योंकि अमित शाह ने बहुत कम रैलियां की हैं और उनमें से एक जगह थी यमुनानगर, और बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ भी शायद होके जा चुके हैं। आ जा रहे हैं जी, आ जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो आपको चैलेंज फील नहीं कर रहा कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े चेहरे आपके क्षेत्र में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए? देखिए, उनके आने से कुछ नहीं होगा, फैसला तो जनता ने लेना है, और जनता फैसला ले चुकी है। जनता फैसला ले चुकी है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है और कांग्रेस को राज देना है। आप इनका इससे ये बौखलाहट देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े चेहरों को ये बुला रहे हैं, इनको हार साफ नजर आ रही है अपनी, और ये लूज करने जा रहे हैं बहुत बुरी तरह हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये मैं 100% कह सकता हूँ। खान साहब होम मिनिस्टर बनते हैं, 1 साल के लिए ही आप चाहे बने हो, क्या सियासत इतनी बदल गई है कि आपको फिर से मौका मिले, या फिर आपको लगता है सियासत इतनी बदल गई है कि शायद अब आपको मौका ना मिले? मैं दोबारा रिपीट करेंगे जरा? मैं कह रही हूँ कि जब आप जिस वक्त आप बने उस वक्त बिल्कुल हरियाणा की सियासत अलग हुआ करती थी, बीजेपी उतनी मजबूत
नहीं थी। अभी हम देखें 10 साल से केंद्र में, राज्य में, दोनों में उनकी सरकार है। नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो है वो प्रधानमंत्री हैं, और कांग्रेस भी हम देखते हैं कि इन तमाम मामलों पे बहुत फूंक फूंक के कदम रखती है। क्या खान साहब को दोबारा कोई मौका ऐसा मिल सकता है कि वो एक बार होम मिनिस्टर बने और कांग्रेस की सरकार आए, तो दोबारा आपको ऐसा कोई मौका मिले? देखिए, ये तो पार्टी का है। जहाँ आपने पहले मुख्यमंत्री का पूछा या मंत्री का, जो भी है, ये तो हाई पार्टी ने डिसाइड करना है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। ये तो सब पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये लगता है कि जिस तरह की सियासत है, जिस तरह से धर्मों में बांटकर या जातियों में बांटकर जो सियासत की जा रही है, उसमें आप अपने आप को और किरदार एक नेता के तौर पर अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, ये हरियाणा प्रदेश की राजनीति में ये धर्म और जाति की राजनीति जो आई है 2014 के बाद, ज़्यादा जब से आपको ध्यान होगा आंदोलन एक हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ था, तब से भारतीय जनता पार्टी ने ये ज़्यादा जहर घोला है। नहीं तो हरियाणा प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं थी। सब 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे रहते हैं, और आज भी कोई इतने वो है नहीं। ये लोग करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता की अक्सरियत में कोई किसी भी धर्म जाति से है तो वो सब किसान है। तो अगर आप बात करें तो कुल मिला के सब किसान है, और किसानों के साथ जो हुआ है ये सब जानते हैं। आपको लग रहा है कि इस बार लोग वोट करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, जब अलग अलग लोगों से मैं बात कर रही हूँ, कि इस बार हम वोट करने के लिए नहीं बल्कि सबक सिखाने के लिए वोट कर रहे हैं, तो मतलब उनको इतनी नाराजगी 10 सालों की कि उन्होंने कहा कि वोट नहीं करेंगे बल्कि सबक सिखाएंगे, हम उनको बताएंगे। खासतौर पर किसानों ने कहा कि हमें आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया था, अब हम उनको बताएंगे। देखिए, लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने 10 साल की जो अपनी सत्ता इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिखाई है, इनमें सत्ता का गुरूर इतना आ चुका था कि आम आदमी को कुछ समझते ही नहीं थे। मैं अपने भाषणों में भी कह रहा हूँ, अपनी जगह जगह जो बोल रहा हूँ उनको भी कह रहा हूँ लोगों को, कि इन्होंने वाकई गुरूर में काम करा है। लोगों की बिल्कुल की कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे आपने किसानों का जिक्र कराया कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई, लाठियां उनके ऊपर, पानी, आंसू गैस और तरह तरह का जोर आजमाया गया उनके ऊपर, कोई बात नहीं सुनी। सरपंच जो हमारे यहाँ जो सरपंच होते इलेक्ट होते हैं, उनके साथ भी ये व्यवहार हुआ। तो इनको तो ऐसा लगता है कि सत्ता से बाहर आप जा ही नहीं सकते, सत्ता में ही रहेंगे हमेशा। तो लोगों में इस करके ज्यादा जोश है कि इनको सत्ता से बाहर इस बार हम करके दिखाएंगे। हरियाणा के अंदर आप पार्लियामेंट का अगर इलेक्शन देखें तो पांच सीटें इनकी आई है, 5 कांग्रेस की आई है। तो अब इस इलेक्शन में तो लोग इतना नाराज हैं इनसे बिल्कुल, क्योंकि किसी वर्ग की, किसी आम आदमी की इन्होंने सुनवाई बिल्कुल नहीं करी। तो अब लोग इसीलिए इनको कह रहे हैं कि इनको हम सबक सिखाएंगे कि आप अपने आप को ज्यादा सोचने लग गए हैं, अब तो उनको सही जगह पे उनके लेके आएंगे। खान साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि और एक मोटे तौर पर हम ये देखें तो हिमाचल में जी कांग्रेस की सरकार है, हम कर्नाटका में देखें कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर खासतौर पर हिमाचल में तो हालत ये है कि फंड्स की बहुत कमी है। आपने बहुत टॉल प्रॉमिसेस किए हैं, 500 रुपये का सिलेंडर, 6000 रुपये आप बुजुर्गों को पेंशन देंगे, विधवाओं को पेंशन दी जाएगी, OPS लागू करेंगे, 2 लाख नौकरियां आप पक्की देंगे, और इसी तरह के बहुत सारे आपके वादे हैं, MSP वगैरह का। क्या आपको फंड्स की परेशानी नहीं होगी? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कांग्रेस की सरकारों की तरफ से कि केंद्र से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, केंद्र तो सिर्फ नाम करेगा, किसी भी स्टेट को ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी डबल इंजन की बात तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट को ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और कोई भी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी की अलावा हो तो ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं। लेकिन हरियाणा अपने आप में इतना सक्षम है कि इन फंड्स का इंतजाम करा जा सकता है। जब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट गई थी तो मेरे ख्याल 70,000 करोड़ का इन पे कर्ज था, आज वो 4.5 लाख के करीब है। तो केंद्र में होने के बावजूद भी और यहाँ रूलिंग पार्टी होने के बावजूद भी 10 साल में इन्होंने पता नहीं वो पैसे का कहाँ इस्तेमाल करा है। कोई डेवलपमेंट की तो हमें नजर आ नहीं रही पूरे प्रदेश के अंदर। तो हरियाणा प्रदेश से जो वायदे करे जा रहे हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, हम उन्हें इंशाल्लाह पूरा 5 साल में पूरा करेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपके पिता भी 2 बार MLA रहे हैं, आप भी 2 बार रहे हैं। क्या जब आप इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या उनकी यादें, उनकी वो तमाम चीजें आपके साथ रहती हैं? क्या लोग आपको भी अभी उनके नाम से एड्रेस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। अब जिस गांव से आए हैं, ये हमारे फादर जब MLA थे यहाँ से 87 में, जब कांग्रेस 5 ही सीटें जीती थी पूरे हरियाणा में, ओनली 5 आउट ऑफ 90 तब थे, और ओपोजिशन के MLA थे। इस गांव का रास्ता नहीं था जहाँ से हम आए,
ये बिल्कुल कच्चा रास्ता था। ये रास्ता उन्होंने उनके ज़माने में बनाया। यहाँ स्कूल जो जिस गांव में मेरा प्रोग्राम था वो ये भी तभी का बना है। तो जाहिर सी बात है लोगों को भी ध्यान है और हमें भी ध्यान रहता है कि ये काम उनके करे हुए हैं, लोग भी हमें याद कराते हैं, तो वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्या एक मुस्लिम पॉलिटिशियन होना मुश्किल है इस दौर में? देखिए, हरियाणा प्रदेश में कोई इतना बंटवारा नहीं है अगर आप धर्म जाति की राजनीति में करें, लेकिन ये लोग करने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग जो राजनीति नई नई अपनी चमकाना चाहते हैं वो इस लाइन को खींचना चाहते हैं। लेकिन जनता इतनी समझदार है, जानती है कि कौन उनके साथ है कौन नहीं। पार्टी भी देखती है, कैंडिडेट भी देखती है, और लोगों का 36 बिरादरियों का हमेशा मेरे को समर्थन मिला है और मुझे आगे भी पूरी उम्मीद है इस चुनाव में कि पूरा समर्थन सबका मिलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ से इंशाल्लाह जीत कांग्रेस की 100%। क्या आपको अपने अल्फाज के चयन करने में या अपनी बात को कहने में आपको सोचना पड़ता है कि अगर यही बात आप कह रहे हैं और यही बात शायद कोई और कहे तो इसमें फर्क आ जाए? जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई खास बात नहीं। लोग, क्योंकि मैं आज से ही नहीं, मैं खुद बताया 7वां इलेक्शन मेरा, मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, सुख दुख में इनके साथ आना जाना, ब्याह शादी में इनकी कोई होती है, मैं तो बस ये तो एक परिवार की तरह है सब, एक फैमिली आप कह सकते हैं इसी तरह। ये सब साथी मेरे साथ जो चल रहे हैं ये सब एक फैमिली मेंबर्स की तरह है, यूथ भी है, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले इलेक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब देखते हैं कि तमाम जितने भी हम लीडर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं सबका ये दावा है, खासतौर पे कांग्रेस के लीडर्स की बात करें कि सरकार उनकी बनने जा रही है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को क्या फैसला आता है और जनता क्या फैसला 5 तारीख को करने जा रही है।